So we have started the unit of laser, and in previous lectures we have discussed about uh, the introduction, properties, and the emission and absorption, population inversion, 3 level and 4 level lasers. Okay. So next in the laser we have two categories of laser. First one is ruby laser, and second one we have helium neon laser. So let us discuss the ruby laser. So ये सिंपल है बच्चे. रूबी लेजर जो हमने किया था, जैसे आपको कंपोनेंट्स ऑफ लेजर में, सो कंपोनेंट्स में आपको चाहिए था तो मीडियम सॉलिड, एक आपको चाहिए था पंप, ठीक है जी. सेकंड आपको चाहिए था इसमें मीडियम, एंड थर्ड वन इज रेजोनेटर. ठीक है जी. सो इन दिस रूबी लेजर वाज द फर्स्ट लेजर which was fabricated successfully. ठीक है जी. फर्स्ट लेजर fabricated successfully in 1960. So this was the first laser. This is solid state laser. Medium is solid. So ruby laser consists of matrix of aluminum oxides, Al2O3. So it has matrix of aluminum oxides in which some of the aluminum oxides or ions, they are replaced by chromium ions. So it consists of this as host. So the matrix of aluminum oxide plus we have some of the ions of aluminum are replaced by chromium ions. So kitni percentage mein? We have 0.05 approximately percentage of chromium. कैसे हो रहा नेटिव कुत्ता ऐसी रहोगी घसर कपड़े पर ढंग के पहन के जा. ठीक है जी. So it is the energy level of chromium ions. Now we have to discuss about कि medium ले लिया हमने. So now we have two ions, two atoms, aluminium और chromium. So किसके energy levels के बीच में laser action होगा? ठीक है. So किसके energy levels के बीच? हाँ जी. किसी का माइक ऑन है सर. बच्चे turn off your mics. So दो आयंस हैं बच्चे हमारे पास, दो तरह के एटम्स हैं, एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम. सो हमने मीडियम तो डिस्कस कर लिया कि ये मीडियम है, बट एनर्जी लेवल्स किसके होंगे? सो वी हैव टू यूज एनर्जी लेवल्स ऑफ क्रोमियम. सो जिन लेवल्स के बीच में लेजर एक्शन होगा दैट इज ऑफ क्रोमियम. ठीक है. एंड इट इज ए 3 लेवल लेजर. सॉलिड स्टेट है और 3 लेवल लेजर है. ठीक है. फिर आपको चाहिए इसमें पंप. सो पंपिंग भी चाहिए इसमें. सो इन दिस pumping of chromium ion is performed with the help of flash lamps. Flash lamps. So flash lamps में आपके पास xenon है या krypton है. So इनकी लैंप्स आप यूज कर सकते हो. ठीक है जी. क्लियर है बच्चे? क्लियर हुआ कि पंप आपको ऑप्टिकल पंपिंग होगी. इसमें क्या यूज करोगे? xenon या krypton की फ्लैश ट्यूब. ठीक है. मीडियम आपका है एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, इनकी मैट्रिक्स है, और इनमें से मैट्रिक्स का मतलब इस तरह से ये एल्यूमिनियम के एटम्स हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मैट्रिक्स. इनमें से कुछ एटम हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे क्रोमियम के साथ. कितनी परसेंटेज में? Al2O3 और Cr2O3 का क्या बताया था सर आपने? बच्चे आपको मीडियम चाहिए, एनर्जी लेवल्स चाहिए आपको जिसके बीच में आपने लेजर एक्शन करना है. सो रूबी लेजर जो है वो बना किस चीज से हुआ है? एक तो Al2O3, रूबी लेजर इसका नाम इसकी वजह से है. Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसमें ये एक्ट करता है एज ए होस्ट. ठीक है, कि जो इनवाइट कर रहा है क्रोमियम आयंस को फॉर परफॉर्मिंग द लेजर एक्शन. ठीक है. सो Al2O3 में कुछ परसेंट, लाइक 0.05% आप क्रोमियम के एटम डाल दो, एल्यूमिनियम को रिप्लेस करके क्रोमियम के एटम डाल दो. सो आपका जो लेजर एक्शन होगा वो क्रोमियम लेवल्स के बीच में होगा. होस्ट का क्या बेनिफिट होगा फिर? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होस्ट?
host will facilitate the chromium ions in order to achieve population inversion. पंपिंग में हेल्प करेगा कि क्रोमियम आयंस को एल्यूमिनियम खुद भी एक्साइट होगा, और जो एक्साइट हो गया तो ग्राउंड स्टेट वाले क्रोमियम के साथ कोलाइड करके उनको भी ऊपर लेके जाएगा. सो आपकी जो ऑप्टिकल पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो फास्टर अचीव होगी. ठीक है. स्क्रीन पे So let me draw the energy levels of chromium. ठीक है जी. This is ground state. ठीक है. और यहां है हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट. विजिबल है बच्चे क्रोमियम के एनर्जी लेवल्स. क्रोमियम आयन, ये इसके लेवल्स हैं. क्लियर है बच्चे? ठीक है जी. क्लियर है. अब इसमें रूबी रॉड की फॉर्म में होती है बच्चे. ये रूबी क्रिस्टल है. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रॉड. ठीक है. तो ये जो Al2O3 और क्रोमियम ऑक्साइड है ये रॉड की फॉर्म में होगा, और आपके पास एक ग्लास का एंसेंबल होगा which will surround this like this, and we have this is the window from where we can get the output. So laser beam will come out from this place. Am I audible to everyone? सर वो एनर्जी लेवल वाला बताना सर. बच्चे अभी उस पे भी आता हूं. मैं आपको सिर्फ ब्रीफली ये बता देता हूँ ये क्या कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी. ठीक है. सो ये है रूबी रॉड आपकी, और क्योंकि ये हीट अप हो जाती है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे होगा. सो उसकी वजह से ये रॉड हीट अप हो जाएगी. सो इन ऑर्डर टू कीप इट्स टेम्परेचर डाउन इट इज सराउंडेड बाय दिस सिलेंड्रिकल शेप सिलेंडर. सो इसमें आप कूलेंट फिल करोगे, कोई भी कूलेंट, चाहे वाटर यूज कर लो या नाइट्रोजन यूज कर लो, लिक्विड नाइट्रोजन यूज कर लो. ठीक है, इसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए. और उसके बाद आप इसके सराउंडिंग में यहाँ पे ज़ीनॉन फ्लैश ट्यूब या क्रिप्टॉन फ्लैश ट्यूब इस तरह से रैप कर दोगे. सर कूलेंट कहाँ फिल करना है सर? ट्यूब के बाहर या फिर ट्यूब के अंदर बचे, रॉड के बाहर, ट्यूब के अंदर. सर एबी के अंदर? एबी के अंदर नहीं बचे, एबी तो रॉड है आपकी, रॉड है, सॉलिड स्टेट है ना. रॉड के Okay. बाहर, रॉड का टेम्परेचर आपको डाउन रखना है. ठीक है. सो दिस इज योर फ्लैश ट्यूब. यहां मैं एक कैपेसिटर लगा देता हूं. ठीक है. और यहाँ इसके पैरेलल में एक पावर सप्लाई. ठीक है जी. सो जैसे ही आपने यहाँ पे कोई की डाल देते हैं हम, फॉर एग्जांपल इस तरह से, जैसे आप की ज्वाइन करोगे सो फ्लैश जो है उसमें जाएगी. दिस कैन बी ज़ीनॉन और क्रिप्टॉन, इनमें से कोई एक आप रैप कर रहे हो. ठीक है. सो ऑप्टिकल है, लाइट की फॉर्म में ये आपको एनर्जी देगी, एक्सटर्नल एनर्जी. क्लियर है मुझे? फ्लैश कहाँ जाएगी? फ्लैश विल फॉल ऑन AB रॉड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड ना, रूबी लेजर की जो रॉड है उसके ऊपर फॉल करेगी, और ऑप्टिकल फॉर्म में है. सो जो फोटोन है वो डायरेक्टली अब्सॉर्ब होंगे बाय क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम आयंस. ठीक है, इसीलिए उसके आसपास रैप की है. ठीक है जी. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन. इसमें है क्या? अब आते हैं बच्चे एनर्जी लेवल्स पे. दिस इज अ 3 लेवल लेजर. So these two excited states, they are combination of this is the third level, which is combination of two energy levels. So this one is first, and this one is second, and this one is third. So it is metastable state. It also consists of fine structure, two closely spaced energy levels. ठीक है. अच्छा, ये जो excited state है, ये instead of making a line मैंने यहाँ एक बैंड क्यों बना दिया?
पिछले लेक्चर्स में तो हमने किया था कि एक्साइटेड स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन, जैसे मैंने ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट किया. सो व्हाई आई हैव प्रेफर्ड ए बैंड इंस्टेड ऑफ ए सिंगल लाइन, शार्पली डिफाइंड एनर्जी लेवल. सर क्योंकि इसके अंदर दोनों चीजें हैं, शायद एल्यूमिनियम भी और क्रोमियम भी. बच्चे ये सॉलिड स्टेट डिवाइस है. सो जब आप कंडेंस मैटर फिजिक्स पढ़ोगे, सो उसमें आपको आइडिया होगा कि सॉलिड स्टेट जो है मटेरियल, उनमें एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं और गैसियस में कैसे होते हैं. अगर यही मैं हीलियम नियॉन कर रहा होता तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए बैंड मैं उसको शार्पली डिफाइंड एनर्जी लेवल बताता. क्योंकि सॉलिड स्टेट डिवाइस है, दे हैव बैंड ऑफ एनर्जी, दे डू नॉट हैव शार्पली डिफाइंड एनर्जीज. ठीक है, दे हैव सर्टेन लाइफ टाइम. सो इंस्टेड कि मैं इसको एक सिंगल लाइन इस तरह से इसके ऊपर एक सिंगल लाइन बना दूं, ये कुछ विड्थ वाले डेल्टा E 1 या डेल्टा E 2, सो दे हैव सर्टेन विड्थ ऑफ एनर्जी, दे आर नॉट शार्पली डिफाइंड. ठीक है जी, क्लियर है बच्चे. ये पर्टिकुलरली जो है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट मटेरियल. सॉलिड मटेरियल, गैसियस और लिक्विड की ये प्रॉपर्टी नहीं. ठीक है जी. सो द आयंस ऑफ क्रोमियम, अब ये जो ग्राउंड स्टेट है, ये एनर्जी लेवल्स हैं, ये सब मेटास्टेबल स्टेट या ये जो एक्साइटेड स्टेट या ये ग्राउंड स्टेट, दीज आर ऑफ क्रोमियम आयंस. दे विल अब्सॉर्ब रेडिएशन. ठीक है, जीनोन फ्लैश ट्यूब जैसे ही आपने फायर की, ये अब्सॉर्ब करेंगे, ग्राउंड स्टेट से इस लेवल पे जाएगा, फर्स्ट वाले एक्साइटेड स्टेट पे. ठीक है जी, और इसके बाद इस लेवल पे भी जाएगा. ठीक है, सो क्या अब्सॉर्ब, ये जैसे पंप ऑन किया आपने, सो दे विल अब्सॉर्ब रेडिएशन. सो लैम्डा नॉट 5500 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये जो लाइन है, और इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग है लैम्डा नॉट अप्रोक्सीमेटली 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग. सो जब इतनी वेवलेंथ या कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की फोटोन क्रोमियम आयंस के ऊपर फॉल करेंगे थ्रू लाइट फ्रॉम xenon और क्रिप्टॉन फ्लैश ट्यूब, दे विल एक्साइट टू हायर एनर्जी लेवल्स. ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास पॉपुलेशन आ जाएगी एटम्स की, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे. ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दे विल डी एक्साइट टू मेटास्टेबल स्टेट. मेटास्टेबल स्टेट में वेरी फास्ट नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस. ठीक है जी, 10⁻⁸ सेकेंड्स का इनका लाइफ टाइम था, और इसका अप्रोक्सीमेटली यहाँ है लाइफ टाइम 3 मिली सेकेंड्स क्रोमियम में. ठीक है जी, सो अब स्टिमुलेटेड एमिशन किस लेवल के बीच में होगा बच्चे? एनर्जी लेवल्स क्लियर है. पंपिंग के बाद जो है एक्साइटेड स्टेट में क्रोमियम आयंस चले गए, उसके बाद क्या होगा? एनी आइडिया बच्चे? स्टिमुलेटेड एमिशन होगा यहां से यहां के बीच में. पॉपुलेशन इन्वर्जन एक बार अगर अचीव हो गई, सो स्टिमुलेटेड एमिशन मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट इसके बीच में होगा, और आपको जो वेवलेंथ मिलेगी यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 6943 आर्मस्ट्रॉन्ग. क्लियर है बच्चे? मुझे ये एनर्जी लेवल्स क्लियर हैं या रिपीट करूं इनको? सर ये तो सर ये यहाँ तक समझ में आ गया सर. फिर जब वो बैंड से सर इसमें जा रहा है ना सर, ये साइड में, हाँ, तब समझ ये क्या हुआ. बच्चे ये जो है आपने पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करनी है, सो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में तो कर नहीं सकते हो. ठीक है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेटास्टेबल स्टेट. तो हमने क्रोमियम आयंस इसीलिए चूज किए हैं बिकॉज इट हैज ए मेटास्टेबल स्टेट बिलो द एक्साइटेड स्टेट्स एंड अबव द ग्राउंड स्टेट. सो ये वाली जो स्टेट है आपके पास, ठीक है, आप सारे जो एटम है वो डी एक्साइट होके इस मेटास्टेबल स्टेट में आ जाएंगे, इस वाली में. सो यहाँ पे एटम्स ज्यादा हो जाएंगे. बहुत कम टाइम के लिए होता है कि ये कंडीशन अचीव हो जाए पॉपुलेशन इन्वर्जन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टेट. ठीक है, ये ग्राउंड है आपका. सो अब एक बार अगर एटम मेटास्टेबल स्टेट में ज्यादा हो गए, दे विल डी एक्साइट बाय स्टिमुलेटेड एमिशन
वो कब होता है? जब एक कोई फोटोन h न्यू जिसकी एनर्जी मेटास्टेबल और ग्राउंड स्टेट के डिफरेंस के बराबर हो, वो अगर इसमें से पास कर जाए, सो इट विल डी एक्साइट बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। मैंने इसीलिए स्टिमुलेटेड एमिशन, ये अब्जॉर्प्शन वगैरह ये पहले एक्सप्लेन किए थे आपको कि ड्यूरिंग जब हम लेजर स्टडी करें तो हमें डिफिकल्टी ना हो। सो स्टिमुलेटेड एमिशन होते ही आपके पास आउटपुट में जो वेवलेंथ आएगी 6943 एंगस्ट्रॉम। दो ये मेटास्टेबल जो स्टेट है, ये क्लोजली या फाइन स्ट्रक्चर, आपके पास दो एनर्जी लेवल्स हैं, सो आपको कॉरस्पॉन्डिंग दो वेवलेंथ आनी चाहिए। बट क्रोमियम, ये जो रूबी लेजर है, इट इज डिजाइन्ड इन सच ए वे दैट द पॉपुलेशन इन्वर्जन हैपेंस ओनली फॉर वन एनर्जी स्टेट दैट कॉरस्पॉन्ड टू लैम्डा इज इक्वल टू 6943 एंगस्ट्रॉम। दूसरी वेवलेंथ जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी अगर आप दूसरा कंसीडर करो 6928 एंगस्ट्रॉम आनी चाहिए, बट ये नहीं आती है बिकॉज आपने जो रूबी लेजर है उसको डिजाइन इस तरह की है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन ये जो है एक ही वेवलेंथ के लिए या एक ही एनर्जी लेवल के लिए हो रहा है, दूसरे के लिए नहीं हो रहा। ठीक है जी? सर ये जो सर ये 10 रेज टू द पावर क्या लिखा है? 8 10 raised to power -8 seconds लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट। ओके सर। सर और सर ये वेरी फास्ट नॉन रेडिएट ट्रांजिशन का मतलब क्या है सर? फोटोन एमिट नहीं करेगा। नॉन रेडिएटिव का मतलब है ना, मतलब स्पॉन्टेनियस एमिशन हो जाएगी, यहां से सीधा ये डायरेक्ट यहां जंप मारेगा और रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। हो सकता है एल्यूमिनियम या क्रोमियम जो है उसके मैट्रिक्स उसके साथ कोलाइड करके उसको हीट अप कर दे। ठीक है, इसीलिए हमने लिक्विड नाइट्रोजन या वाटर वहां पे फिल करवाया एज ए कूलेंट, बिकॉज दीज आर मेकिंग हीटिंग दी रॉड। ठीक है, नॉन रेडिएटिव का मतलब यही है कि फोटोन की फॉर्म में वो एमिट नहीं कर रहा। ओके सर। सर सर जब स्टिमुलेटेड एमिशन हुआ सर उसके बाद क्या हुआ सर? वो समझ नहीं आया सर। स्टिमुलेटेड एमिशन के बाद, स्टिमुलेटेड एमिशन कैसे होता है? एक फोटोन आया तो ये सभी एटम्स को बोलेगा कि नीचे जंप लगाओ, और तो आपके पास आउटपुट में मल्टीपल फोटोन्स आ जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल फोटोन्स आएंगे ऑफ सेम वेवलेंथ। उनकी वेवलेंथ क्या होगी? 6943 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, तो ये इतना ही हुआ है अभी इसमें। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसकी आउटपुट होगी किस तरह की। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट है बच्चे तो पूछ सकते हो। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? सर सबसे लेफ्ट में जो एरो है ई वो क्या इंडिकेट कर रहा है? एनर्जी है बच्चे, ग्राउंड स्टेट की 0 होती है एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट की कुछ एनर्जी होगी, तो इसलिए मैंने वाई एक्सिस के अलोंग एनर्जी आपको एरो लगा दी। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, अभी जो इसकी आउटपुट है बच्चे, ये रूबी लेजर की अगर हम प्लॉट करें तो इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ स्पाइक्स। सो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, आउटपुट, पावर आउटपुट वर्सेस टाइम, सो जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जा रहा है पावर बढ़ती जा रही है, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि इस तरह की स्पाइक्स आनी शुरू हो जाएंगी आउटपुट में। So Ruby laser is not a continuous laser. It has spikes in the output. So it is not a continuous laser. ठीक है जी, अभी ये स्पाइक्स आ क्यों रही हैं? तो इसका समझिए कि हो क्या रहा है। When a xenon flash tube या krypton flash tube is fired by discharging a capacitor through the tube. So ये जो हमने कैपेसिटर यहाँ पे लगाया था, अगर इसको xenon flash tube को अगर मैं फायर करूं by discharging a capacitor, ये जो कैपेसिटर लगाया है, ठीक है, through the tube. So ये जो ट्यूब के ऊपर से हमने रैप किया है, so तब क्या होगा? The flash last about 1 millisecond. So 1 मिलीसेकंड के लिए फ्लैश जो है वो रहेगा। ठीक है, लेजर आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ पल्स। अब बिकॉज ऑफ दिस लेजर आउटपुट पल्स की फॉर्म में रहेगा। क्यों? एज द टाइम टू बिल्ड अप पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अप्रोक्सीमेटली 1/2 मिलीसेकंड। पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए आपको जो टाइम लगना है
वो है 1/2 मिलीसेकंड। ठीक है, तो ये अगर मैं एनर्जी लेवल बना दूं ग्राउंड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है, सो इसमें ये बोल रहा है कि 1 मिलीसेकंड के लिए पंप जो है ऑन रहेगा, जीनोन फ्लैश ट्यूब मतलब पंप, तो पंप ऑन रहेगा 1 मिलीसेकंड के लिए, पर आपको आधे मिलीसेकंड में पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन मिल जाएगी। इसका क्या मतलब है कि एक्साइटेड स्टेट में, मेटास्टेबल स्टेट में जो एटम है वो एकदम से ज्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट आधे मिलीसेकंड में। अभी पंप ऑन है, ठीक है, सो आधे मिलीसेकंड में ही वो, और जैसे ही उसको सीड फोटोन मिला वो आधे मिलीसेकंड के बाद जंप कर जाएंगे, डी एक्साइट हो जाएंगे और आपके पास मल्टीपल फोटोन्स आ जाएंगे। ठीक है जी, सो आपकी जो कंटिन्यूस आउटपुट है, जैसे ही ये पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन अचीव हुई है 1/2 मिलीसेकंड में, ये एकदम से आउटपुट जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, पावर बढ़ जाएगी, सो ये इस तरह से राइज कर जाएगी। क्लियर अब जी, पावर बढ़ गई। अब जैसे ही पावर बढ़ी, आपके जो एटम है वो ग्राउंड स्टेट में आ चुके हैं। ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन वाली अब जो नए लेवल हैं वो इस तरह से होंगे, ये ग्राउंड स्टेट है, ये मेटास्टेबल स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में आपके पास एटम आ चुके हैं, मेटास्टेबल स्टेट में कम रह गए हैं। ठीक है, क्लियर है जी। अब क्या होगा, अब कोई स्टिमुलेटेड एमिशन होगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाले लेवल में एटम कम है, नीचे वाले में ज्यादा है, तो स्टिमुलेटेड एमिशन होगा नहीं। तो अब आपकी जो पावर है वो डाउन आएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, पर अभी पंप ऑन है, यहाँ पे पंप ऑन है 1 मिलीसेकंड वाला, क्योंकि उसको आधा मिलीसेकंड ही लगना था। सो ये जैसे ही नीचे आ रहे हैं, दूसरे एटम साइमल्टेनियसली ऊपर भी जा रहे होंगे, यहाँ भी पहुंच रहे होंगे। सो आधा मिलीसेकंड और है पंप के लिए। ठीक है, सो साइमल्टेनियसली स्टिमुलेटेड एमिशन भी हो रहा है और ये साथ के साथ ऊपर भी जा रहे हैं। सो ये जैसे ही आधा मिलीसेकंड पास हुआ, ये फिर से ऊपर जाना शुरू कर देगा। ठीक है, 1 मिलीसेकंड हुआ, पंप ऑफ हो गया है और ये उसकी वजह से ये फिर डाउन आ गए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो लेजर पल्स स्टार्ट्स spiking because of this. क्लियर है बच्चे कि क्या क्या इशू हो रहा है, कंटिन्यूस क्यों नहीं आ पा रहा है? एनी डाउट इन आउटपुट? एनी डाउट बच्चे, कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है रूबी लेजर के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो। Also, the absorption band of ruby laser, they are very well matched with the emission spectra of available flash lamps. So ये जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि xenon flash tube है, यही क्यों यूज किए, ये जो हमारे पास absorption spectra है, आप ये वाली जो लेवल्स हैं, दे टेक पार्ट इन absorption। ठीक है, इसमें जो ये एनर्जी लेवल्स हैं, इनकी एनर्जी लेवल्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो जीनोन या क्रिप्टॉन फ्लैश ट्यूब हैं, उनके आउटपुट जो एनर्जी है वो मैच करती हैं। क्योंकि आप ग्राउंड स्टेट से एटम एक्साइटेड स्टेट में तभी लेके जा सकते हो जब एनर्जी जो फोटोन की है इन दोनों के डिफरेंस के बराबर की होगी। ठीक है, सो जीनोन और फ्लैश ट्यूब और क्रिप्टन फ्लैश ट्यूब इसीलिए यूज की गई है क्योंकि जो उनकी आउटपुट की एनर्जी है और ये जो क्रोमियम एनर्जी लेवल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो मैच कर रहा है। ठीक है जी, और ये विजिबल रीजन में है, 6943 एंगस्ट्रॉम बिलोंग्स टू विजिबल रीजन। क्लियर है बच्चे? सर मेरा नेट चला गया तो सर मैं वो ग्राफ वाला पार्ट सुन नहीं पाया। बच्चे ग्राफ में मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, वैसे तो आपको बुक से पढ़ के क्लियर हो जाएगा कि आपकी 1 मिलीसेकंड के लिए फ्लैश ऑन होती है। ठीक है, बट आपकी पॉपुलेशन इन्वर्जन फॉर एग्जांपल आधे मिलीसेकंड में अचीव हो जाती है। पॉपुलेशन इन्वर्जन होते ही क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पॉपुलेशन इन्वर्जन होते ही, पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब है मेटास्टेबल स्टेट में ज्यादा एटम आ गए ग्राउंड स्टेट के मुकाबले। तो क्या होगा, मेटास्टेबल स्टेट के एटम जो है डी एक्साइट करेंगे इमीडिएटली, उनको सीड फोटोन जैसे ही मिला, यहां अगर वो सीड फोटोन मिल गया उसको, तो ये फटाफट से डी एक्साइट करेंगे और आपके पास आउटपुट में काफी ज्यादा फोटोन्स मिल जाएंगे। सो वो मिलते ही आपकी जो आउटपुट है, नॉर्मल आउटपुट आपकी कैपेसिटर डिस्चार्ज होती नॉर्मल जो बढ़ रही थी, वो एकदम से शार्प स्पाइक्स आएंगे। ठीक है, एकदम से बढ़ गया। अब जैसे ही मेटास्टेबल स्टेट डिप्लीट हो गया, मतलब इसमें जो एटम है वो खत्म हो गए, तो आपकी आउटपुट नीचे आनी जरूरी है, वो नीचे आ जाएगी। बट पंप अभी भी ऑन है,
क्योंकि आधा मिली सेकेंड ही आपने यूज किया उसका पॉपुलेशन इन्वर्जन। अगले आधे मिली सेकेंड में, नेक्स्ट आधे मिली सेकेंड में पॉपुलेशन इन्वर्जन फिर से आ जाएगी। ठीक है जी, वो फिर से आएगी तो आपकी आउटपुट फिर ऊपर जाएगी। जैसे ही मेटास्टेबल स्टेट पॉपुलेट हो गया उसके बाद उसकी पॉपुलेशन डिप्लीट भी होगी तो आउटपुट आपकी फिर नीचे आएगी एंड सो ऑन। ठीक है जी। ओके सर। So next I will share the, just a minute. So I hope now screen is visible to everyone. So in the slides we have Ruby laser. So briefly discussed, okay, about what are the energy levels, what are their energies and so on. So ground state has 0 energy, excited state has 1.79 electron volt, then 2.25 electron volts and so on. So these are the energies of the levels of chromium. So ये आउटपुट है वजह स्पाइकिंग, ये एक्सप्लेन की हुई है स्लाइड्स में भी और अब आपको बुक्स में भी इजीली मिल जाएगा कि स्पाइकिंग का रीजन क्या है। ठीक है, सिंपल है ये। नेक्स्ट इज वी हैव हीलियम नियॉन लेजर। सो रूबी लेजर में अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चे हम हीलियम नियॉन पे चलते हैं। हीलियम नियॉन इज ए गैसियस लेजर। तो पहले आपने किया था सॉलिड स्टेट लेजर, ये है गैस लेजर। नाम से क्लियर है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 गैसेस, हीलियम एंड नियॉन। So helium neon laser consists of mixture of helium and neon in a ratio 10:1. So 10 एटम अगर हीलियम के हैं तो 1 एटम नियॉन का होगा। ठीक है, प्लेस्ड इनसाइड लॉन्ग नैरो डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे लॉन्ग नैरो ये जो है डिस्चार्ज ट्यूब है, इट कंसिस्ट ऑफ हीलियम एंड नियॉन। ठीक है, 10:1 की रेशियो में। और ये दोनों हैं भी डिफरेंट प्रेशर पे। तो प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज between about 1 torr। ठीक है जी। सो यहाँ पे आप 1 torr है। जनरली ये जो हीलियम नियॉन लेजर है, हीलियम का जो प्रेशर होता है दैट इज 1 torr, और जनरली जो नियॉन है, नियॉन एटम, ये डिफरेंट प्रेशर पे रखे जाते हैं, 0.1 torr। आप ये प्रेशर कम ज्यादा भी कर सकते हो, आप जो आपकी आउटपुट है उसको चेंज करने के लिए। तो ये हम डिस्कस करते हैं कि ये 1 torr या 0.1 torr ये क्यों रखा गया है। ठीक है, पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सो the gaseous system, this helium neon system is enclosed between a pair of plane mirrors। so हमें resonator भी चाहिए, तो ये mirror 1 और mirror 2 ये रख दिए। this is 100% polished and this is partially polished। ठीक है, so that output is on right hand side। ठीक है, so the actual lasing atoms are neon atoms। so अब इसमें 2 atoms हैं, helium and neon। so laser energy levels किसके यूज होंगे? नियॉन के, जिनके बीच में लेजर एक्शन होगा। हीलियम क्या कर रहा है? हीलियम विल फैसिलिटेट नियॉन एटम टू गेट इनटू एक्साइटेड स्टेट। ये फैसिलिटेट कर रहा है सो दैट पॉपुलेशन इन्वर्जन इजीली अचीव हो जाए। ठीक है, इसको सेलेक्टिव पंपिंग भी बोलते हैं। एक्चुअल लेजर एटम आर नियॉन एटम एंड हीलियम इज यूज्ड फॉर सेलेक्टिव पंपिंग, कि जो नियॉन के पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स हैं उन्हीं में एटम जाएं, किसी और में ना चले जाएं, इसलिए हमने हीलियम यूज किया। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चे? यहां तक कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है? आपके पास एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, हीलियम नियॉन उसमें फील्ड है 10:1 की रेशियो में। प्रेशर हीलियम का 1 torr है, नियॉन का 0.1 torr है। ठीक है, दिस ट्यूब इज सराउंडेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मिरर्स कॉल्ड रेजोनेटर। वन इज 100% पॉलिश, अनदर वन इज पार्शियली पॉलिश। ठीक है, अब ये जो पंप है, मीडियम डिस्कस कर लिया, रेजोनेटर डिस्कस कर लिया, नाउ वी नीड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे गैस है तो इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मैंने लगा दिए, इलेक्ट्रोड 1 एंड 2। तो यहाँ पे डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड मैंने अटैच कर दिए गैसेस के साथ। तो जैसे ही हम डिस्चार्ज पास करेंगे, जो गैसेस एटम है दे विल एक्साइट टू हायर एनर्जी लेवल्स। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चे हीलियम नियॉन का? सर हाँ जी, सर ये जो लास्ट में लाइन लिखी है ना, ये समझा। कौन सी लाइन लिखी है? द एक्चुअल एजिंग एटम और नियॉन। ये जो एनर्जी लेवल आते हैं ना बच्चे, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हीलियम का रोल क्या है, तब आपको पता लग जाएगा कि सिलेक्टिव पंपिंग होती है। ठीक है, सर एक एनर्जी सेकंड लेवल, का डायग्राम बना। एनर्जी लेवल्स है ना, सो उस फॉर्म में अगर आप समझोगे तो आपको बेटर आइडिया आएगा।
कई बुक्स में बजाय ये जो डायग्राम हमने बनाई है ना, मिरर जो है रेजोनेटर का कॉम्बिनेशन, ये ट्यूब के बाहर भी रखा गया है, इस तरह भी रख देते हैं कई कॉनकेव मिरर्स, ठीक है, इस तरह से। और ये जो ट्यूब के दोनों कॉर्नर हैं, इनको टिल्टेड कर देते हैं किसी पर्टिकुलर ब्रेविस्टर एंगल पे उस मटेरियल के, सो दैट आपको प्लेन पोलराइज लाइट मिले, एक ही वाइब्रेशन, एक ही प्लेन में वाइब्रेशन हो, दूसरे प्लेन में ना हो, ठीक है। सो डिफरेंट बुक्स यूज डिफरेंट कंस्ट्रक्शन डायग्राम, सो एनीवन यू कैन यूज। हो गया जी? सर एक सेकंड, कर दो चेंज। अब हैं बचे ये एनर्जी लेवल्स, ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं सो दैट टाइम सेव हो जाए हमारा। सो ये जो है लेफ्ट साइड पे ये है हीलियम एटम के एनर्जी लेवल्स, और राइट साइड पे है नियॉन के, ठीक है। हीलियम एटम है होस्ट, और नियॉन एटम है जिसमें लेजर एक्शन हो रहा है इन एनर्जी लेवल में, ठीक है जी। अब ये जो ये है आपकी एनर्जी, है ना, 0 से स्टार्ट हुई। सो आपके जो लेजर हीलियम के एटम है वो है F2, नोटेशन डिफरेंट रख दिए ताकि मिक्स ना हो E के साथ, एंड F3। सो इसके पास 3 एनर्जी लेवल्स हैं, एक ग्राउंड स्टेट है F1, ठीक है, फिर है F2 और F3। अब मैंने हीलियम नियॉन के साथ हीलियम ही क्यों चूज किया, बिकॉज द एनर्जी लेवल ऑफ, एक मिनट मुझे, ये जो है नियॉन के भी डिस्कस कर लेते हैं। सो नियॉन के हमारे पास है एक ग्राउंड स्टेट E1, फिर है E2, ठीक है, फिर है E3 एक मेटास्टेबल स्टेट आ गई बीच में, फिर है E4 एक्साइटेड स्टेट, एक और एक्साइटेड स्टेट, एंड E6 एक और एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। सो ये 6 एनर्जी लेवल्स नियॉन एटम के हैं। अब मैंने हीलियम का कॉम्बिनेशन नियॉन के साथ क्यों बनाया, बिकॉज एनर्जी लेवल ऑफ F2, energy of F2 level and E4 they are same. So F2, energy of F2 is equal to energy of E4. So ये same है. Also energy of F3 energy level. So energy of F3 energy level is equal to energy of E6. नियॉन के E6. So ये दोनों एनर्जी लेवल्स की एनर्जी सेम है. तो अब क्या होगा, अब मुझे एटम जो चाहिए वो E4 और E6 वाले लेवल में चाहिए ताकि यहां से डी एक्साइट होके वो मेटास्टेबल स्टेट E3 एंड E5 में चले जाए, ठीक है। सो मेरा हीलियम का रोल क्या है, हीलियम का रोल है कि जब आपने डिस्चार्ज ऑन किया, पास किया गैस में से, हीलियम एटम विल एक्साइट टू एक्साइटेड स्टेट F2 और F3, ठीक है, और नियॉन के भी E1 से E4 या E6 इसमें जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, एक्साइटेड स्टेट E4 और E6 में ज्यादा एटम चाहिए कम टाइम में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका आपने हीलियम एटम का प्रेशर बढ़ा दिया, 1 टॉर रखा है इसको, 1 टॉर, इसको ज्यादा प्रेशर पे रखा है एज कंपेयर टू नियॉन एटम, 1.1 टॉर पे इसको इस नियॉन पे रखा है। तो इसका प्रेशर ज्यादा है, इट मींस ये ज्यादा विग्रसली वाइब्रेट करेंगे और कोलाइड करेंगे। सो ये जो हीलियम के एटम है F2 या F3 एनर्जी लेवल में, दे विल कोलाइड डायरेक्टली विद द नियॉन एटम्स इन ग्राउंड स्टेट और इनको E4 और E6 में पहुंचा देंगे। सो आपके जो एटम है, नियॉन वाले तो खुद एनर्जी अब्सॉर्ब करके ऊपर जा ही रहे हैं, हीलियम वाले एटम भी फोर्स कर रहे हैं कि नियॉन वाले एटम और ज्यादा हो जाएं E4 और E6 में। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव पंपिंग। नियॉन तो खुद से ऊपर भेज ही रहा है अपने एटम्स को, हीलियम जो है नियॉन के कुछ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स E4 और E6, ये बाकियों में नहीं भेज रहा, E2, E3 या E5 में नहीं भेज रहा है हीलियम। Helium is sending atom only to E4 and E6 energy level of neon atom. This is called selective pumping. Clear हुआ बच्चे? Clear हुआ? Excitation by collision with electrons. तो ये क्लियर हुआ बच्चे कि हीलियम जो है ये होस्ट है, ज्यादा प्रेशर पे इसलिए रखा गया है, और 10:1 की रेशो भी इसलिए रखी गई है कि हीलियम के ज्यादा एटम नियॉन वाले के साथ कोलाइड करें और नियॉन वाले एटम्स को ऊपर भेज दें। अब बाकी का काम वैसा ही है जैसा हमने पहले किया था। ये एक्साइटेड स्टेट है, E4, E3 एंड E5 दीज आर मेटास्टेबल स्टेट। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे गया 3.39 माइक्रोमीटर की एक वेवलेंथ की लाइट आएगी हमारे पास, और यहाँ पे एक गया
E6 से E3 पे गया तो 6328 आर्मस्ट्रांग की एक वेवलेंथ आएगी हमारे पास। अब E4 से E3, क्योंकि E3 E4 से नीचे है तो यहां से भी एक ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है। ये सब स्टिमुलेटेड ट्रांजिशंस है, तो यहाँ भी आपके पास 1.15 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ आएंगी। सो हमारे पास 3 वेवलेंथ आ रही हैं, ठीक है। E3 एंड E5 आर मेटास्टेबल स्टेट्स। अब E3 या E5 से आप क्या करोगे, स्पॉन्टेनियस एमिशन करवा दोगे, क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन तो हो चुका, आपके पास यहाँ पे लाइट 3 तरह की वेवलेंथ आ गई, आप यहाँ से स्पॉन्टेनियस एमिशन करवा दोगे, ठीक है, और यहाँ से E2 से वो नीचे चला जाएगा, ठीक है जी, क्लियर हुआ बच्चे। सो आप जो है आपको जो आउटपुट में चाहिए विजिबल लाइट चाहिए, फॉर एग्जांपल विजिबल लेजर, सो आपको 6328 आर्मस्ट्रांग चाहिए, सो आपको रिमूव करना पड़ेगा 3.39 माइक्रोमीटर और 1.15 माइक्रोमीटर को। सो आप जो मैंने अभी आपको बताया था कंस्ट्रक्शन में कि जो हीलियम नियॉन सिलेंडर है उसको आप ब्रेविस्टर एंगल पे रख दोगे, तो ये जो आपकी जो है 3.39 जो और 1.15 माइक्रोमीटर की लाइट है ये एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। सो आप रिफ्लेक्शन इन पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए ऐसी रखोगे कि वो लोअर रिफ्लेक्शन हो और 6328 के लिए ज्यादा रिफ्लेक्शन हो, ठीक है। तो वन ऑफ द वे से आप या तो प्रेशर चेंज कर दो या आप रिफ्लेक्टिविटी रेजोनेटर की चेंज कर दो, सो दैट 3.39 माइक्रोमीटर या 1.15 माइक्रोमीटर ये रिमूव हो जाए। क्लियर है मुझे? एनी डाउट? अच्छा, अब एक और मैं क्वेश्चन पूछूं, स्पॉन्टेनियस एमिशन होने के बाद एटम्स आपके E2 लेवल में आ गए, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये जो एटम है ये फटाफट से एनर्जी फिर से गेन करके E3 लेवल में चले जाए, है कि नहीं? क्वाइट पॉसिबल। यस और नो बचे? यस सर। तो ऐसा है बचे, यहां से अगर वापस चले गए तो आपकी जो पॉपुलेशन इन्वर्जन आपने अचीव की थी इन लेवल्स के विद रिस्पेक्ट टू, वो नहीं मिल पाएगी आपको। सो ये आपकी गेन जो है उसको कम कर देंगे। सो इसको अवॉइड करने के लिए आप जो हीलियम नियॉन का सिलेंडर लिया उसका डायमीटर कम कर दोगे, सो दैट ये जो एटम है E2 वाले ये सिलेंडर के साथ कोलाइड करें, ना कि ये ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चले जाएं। सो दे विल डी-एक्साइड बाय कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर। सो आप इसलिए उसका डायमीटर कम रखते हो, ज्यादा नहीं रखते। यहाँ आपने ये डायमीटर देखा ना मुझे, ये जो है डायमीटर ये कम है, आप इसको और कम कर सकते हो, इतना कम रख सकते हो, सो दैट आपका जो ये गेन है वो मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है जी। सर गेन किस चीज का? गेन क्या होगा मुझे, ये अगर आपका मेटास्टेबल स्टेट है और ये लोअर लेवल एनर्जी स्टेट है ना, तो आपकी गेन कब ज्यादा होगी, जब आपके मेटास्टेबल में एटम्स ज्यादा होंगे, ठीक है। और अगर आपके ये वाला जो लेवल है इसमें एटम कहीं नीचे वाले लेवल से फॉर एग्जांपल E2 से यहां भरने शुरू हो गए, सो आपकी पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है अचीव किया अपनी कंडीशन वो कम हो जाएगी, ठीक है। वो कम होते ही आपकी जो गेन है वो भी डाउन आ जाएगी। गेन मैक्सिमाइज करने के लिए आपको ऐसा आइडियल तो कब होगी, जब ये नीचे वाले लेवल में कोई भी आपके एटम नहीं होंगे और ऊपर वाले में फुली ज्यादा होंगे। सो नीचे वाला अगर कंप्लीटली डिप्लीटेड होगा तभी आपके पास 100% गेन होगी। सो 100% गेन तो पॉसिबल नहीं है। सो आप जो है E2 वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल में एटम पहुंचाने की बजाय E2 वाले जो एटम है इनको बोलोगे कि ये जो ट्यूब है गैस की इनके साथ कोलाइड कर ले, यहाँ इन वॉल्स के साथ कोलाइड कर ले, इनको हीट अप कर दे, बट ऊपर नहीं जाना, ठीक है। ये ऊपर नहीं जाएगा तो ये वाला जो एनर्जी लेवल है इसमें कम एटम रहेंगे, सो दिस इज इन अवर फेवर, ठीक है। तो ऊपर वाले मेटास्टेबल एनर्जी लेवल में आपके एटम ज्यादा होंगे। अगर आपने यहां भरने शुरू कर दिए तो जो दोनों के एटम की रेशियो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। यहां अगर मैं लिख दूं ये N2 है और ये N1 है, सो आपका होना चाहिए N2 शुड बी ग्रेटर देन N1, पर अगर आपने नीचे वाले एनर्जी लेवल से ऊपर भेजने शुरू कर दिए N1 में एटम्स, सो आपकी जो कंडीशन है ये अप्रोक्सीमेटली N1 हो जाएगी, या हो सकता है ये भी N1 ग्रेटर भी हो जाए। ये दोनों कंडीशन दीज आर नॉट हेल्पफुल फॉर लेजर एक्शन,
पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन नहीं है, आपको अबव बैरियर, ये जो अबव एनर्जी स्टेट है, मेटास्टेबल स्टेट, इसमें एटम्स ज्यादा चाहिए। ठीक है जी। सो ये जो मैंने अभी आपको वर्बली एक्सप्लेन किया है, ये वही उन्होंने टेक्स्ट में एक्सप्लेन कर रखा है कि E4 और E6 और F2 और F3 इनमें क्या रिलेशन है, कैसे आप कोलाइड करवा के हीलियम एटम के थ्रू नियॉन को एक्साइट कर रहे हो। तो आपके पास ये जो है मैंने अभी बताया कि 3.39, 1.15 और 6328 ये वेवलेंथ है ये आपके पास। सो लेजर ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू 3.39 1.15 माइक्रोमीटर आर नॉट इन विजिबल रीजन। ऑब्वियसली ये वेवलेंथ जो है ये विजिबल रेंज की नहीं है, विजिबल रेंज की सिर्फ ये है 6328 आर्मस्ट्रॉन्ग। So this is the well-known red light of helium neon laser. So 6328 Armstrong क्या हो गया 632.8 नैनोमीटर। So आपकी विजिबल की रेंज क्या होती है बच्चे? नैनोमीटर 450 से 700 नैनोमीटर। So ये जो है ये हायर वेवलेंथ वाली साइड है। हायर वेवलेंथ वाली साइड क्या होती है? रेड लाइट होती है। So विबग्योर में आपके पास जो R है that is corresponding to largest wavelength in visible region। ठीक है। Neon atom then drop down to lower energy levels to E2 through spontaneous emission। ये भी हमने डिस्कस किया कि E2 पे कैसे आ रहे हैं, स्टिमुलेटेड emission होने के बाद वो सीधा spontaneous emission करेंगे। And from E2 the neon atom are brought back to ground state through collision with the walls। So E2 के एटम जो हैं वो कोलाइड करके वॉल के साथ नीचे लेके आ रहे हैं। ठीक है, नहीं करेंगे तो E2 के एटम ऊपर वाले लेवल्स में चले जाएंगे और हमारे जो गेन है उसको खराब करेंगे। ठीक है जी। अब कंडीशन क्या है, ये जो मैंने प्रेशर और आपकी जो रेशियो है उसकी कंडीशन डिस्कस की थी वही है यहाँ पे। द प्रेशर ऑफ टू गैसेस मस्ट बी चूजन सो दैट द कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन इज नॉट क्वेंच्ड। सो आपका जो प्रेशर है वो सुटेबल होना चाहिए। हीलियम इसीलिए हमने ज्यादा प्रेशर पे रखा है, दोनों को बराबर प्रेशर पे नहीं रखा, ताकि आपका जो नियॉन एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा पहुंचे और आपकी पॉपुलेशन इन्वर्जन अच्छी खासी अचीव हो जाए। ठीक है जी। द लेवल मार्क्ड E2 इज ए मेटास्टेबल स्टेट। इलेक्ट्रॉन कोलाइडिंग विद एटम इन एनर्जी लेवल E2 may excite them to E3। ये वही बात फिर से रिपीट कर रहे हैं कि E2 वाले E3 में जा सकते हैं, thus decreasing the population inversion। so ये नेगेटिव इफेक्ट है। so the tube containing gases mixture is also made narrow। so diameter उसका कम कर दो, thin tube हो जाएगी, so that neon atoms in level E2 can get de-excited by collision with wall of the tube। so यही हमने अभी एक्सप्लेन किया था कि आपको जो है गेन मैक्सिमाइज करने के लिए E2 के जो एटम है उनको डी-एक्साइट करवाना है बाय कोलाइजन विद द वॉल ऑफ द ट्यूब। ठीक है जी। देन इज वी हैव कंपैरिजन ऑफ रूबी एंड हीलियम नियॉन लेजर। ये अभी आप लोगों ने देखा ही है कि एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है, दूसरा गैसियस डिवाइस है ना। एक में आप जीनोन और क्रिप्टॉन की फ्लैश ट्यूब यूज कर रहे हो, यानी कि ऑप्टिकल पंपिंग यूज कर रहे हो, दूसरे में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज कर रहे हो। एक के एनर्जी लेवल रूबी के केस में ब्रॉड है ना, बैंड की फॉर्म में एनर्जी लेवल्स, और गैसेस हैं इसलिए वो शार्पली डिफाइंड एनर्जी लेवल्स हैं। सो ये इनके पर्टिकुलर डिफरेंस है। ठीक है जी। देन वी हैव बजाय एप्लीकेशन में, लेजर एप्लीकेशन में ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, फर्स्ट वन इज ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए आपको? एक सिग्नल चाहिए, एक कैरियर वेव चाहिए, और रिसीवर एंड पे आपको एक रिसीवर चाहिए। ठीक है, कैरियर वेव ऐसी होनी चाहिए सो मॉड्यूलेटिंग, जिसकी स्पेक्ट्रल विड्थ डेल्टा न्यू वो कम होनी चाहिए। द कैरियर वेव शुड बी ऑफ वेरी नैरो स्पेक्ट्रल विड्थ। ये अगर नैरो विड्थ होगी तभी उसकी डाइवर्जेंस कम होगी। ठीक है, सो आपको ऐसी वेव चाहिए जो आपका सिग्नल कैरी कर सके लार्जर डिस्टेंस पे। वो कैसे पॉसिबल है? अगर आप लेजर को मॉड्यूलेट करो अकॉर्डिंग टू योर ओरिजिनल सिग्नल। ठीक है, सो फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस लेजर बीम इज मॉड्यूलेटेड बाय द सिग्नल। ठीक है जी। At the receiving station, modulated beam is then demodulated। So receiving signal जब आप रिसीवर से रिसीव कर लोगे मॉड्यूलेटेड लेजर को, वहां से आप अपना कैरियर वेव रिमूव कर सकते हो और एक्चुअल सिग्नल ऑब्टेन कर सकते हो। So this is the application, one of the application that is optical communication। ठीक है। Second one application is optical alignment। अब इसका डाइवर्जेंस नेग्लिजिबल है, ठीक है, और स्मॉलर डिस्टेंस पे तो बिल्कुल भी नहीं है। सो द लेजर बीम stimulated number of ideas providing accuracy and sensitivity in alignment of tools। ठीक है, तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक्यूरेसी वाला टूल बनाना है तो आप उसकी कटिंग पर्पस के लिए या उसकी अलाइनमेंट के लिए आप लेजर गाइडेड ए मशीन यूज कर सकते हो, सो दैट यू गेट बेटर एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी। सो बीम
So beam guides the machine used for leveling the concrete facing of airfield. This is one example. या अगर आपको एयरफील्ड की कंक्रीट फेसिंग उसको लेवल करना है तो आप लेजर गाइडेड मशीन्स यूज कर सकते हो. चेकिंग द वर्टिकलिटी ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ टॉल बिल्डिंग. सो टॉल बिल्डिंग एक्चुअल में कहीं टिल्टेड तो नहीं है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे ओरिएंट तो नहीं है, आप उसको चेक करने के लिए लेजर लाइट यूज कर सकते हो. सिंकिंग माइंस के लिए, कटिंग टनल्स के लिए. सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जहां जिस भी एप्लीकेशन में अगर आपको जीरो डाइवर्जेंस चाहिए या शार्पली डिफाइंड कोई चीजें चाहिए जैसे ये टूल्स कटिंग के लिए, सो इस तरह के एप्लीकेशन में आपको लेजर विल बी हेल्पफुल. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑप्टिकल अलाइनमेंट. ठीक है. सो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एंड ऑप्टिकल अलाइनमेंट, दीज आर टू एप्लीकेशंस ऑफ लेजर्स. ठीक है बच्चे.